रिसर्च इन प्रैक्टिस। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इसमें हम देखेंगे कि हमारी एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। इसमें कोई यूज की चीज नहीं है, ये जस्ट पढ़ने वाली प्राइस चीजें हैं। इनको हम हाईलाइट करते जाते हैं कि जिस जिस जिसको नहीं पढ़ना या काट देना है अपने बुक से तो हम उसको हाईलाइट कर देंगे। इसको मैंने रेड कर दिया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब आप कॉस्ट में जाएंगे, कॉस्ट काउंटिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, इस तरह की ना इक्वेशंस हैं जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की अपनी चीज़ें या इंफॉर्मेशन पुट करके वहाँ से क्या कहते हैं अपना एक प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि भाई मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, हमारी कॉस्ट ये है, हमारा मटेरियल ये है, हमारी लेबर इतनी है, स्किल लेबर इतनी है, सेमी स्किल। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो जाए और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये एक ऑपरेशन रिसर्च थ्योरी की जो क्या कहते हैं एक किस्म है या एक टाइप इसको कहा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं एग्जांपल, सिंपल मैक्सिमाइजिंग समथिंग, मिनिमाइजिंग समथिंग। तो ये प्रैक्टिकल में होता है। या क्रिटिकल पाथ एनालिसिस हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो उसके मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर गौर किया जाता है। हमने कहा था कि एक घर है, उसकी दीवारें हैं, उसकी छत है, उसकी बेस है। तो हम देख सकते हैं कि 4 दीवारें हैं, वो तो एक टाइम पर खड़ी हो सकती हैं, लेकिन जो छत है वो बगैर दीवारों के खड़ी नहीं हो सकती। लिहाजा हम देखेंगे कि भाई छत तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है। अगर हमें 10 दिन लगते हैं छत को कंप्लीट करने में, तो हम कोशिश करेंगे नीचे दीवारों पे अपना टाइम सेव करें और छत पे लगाया जाए। तो हम क्या करेंगे कि एक क्रिटिकल पाथ निकाल लेंगे कि इस तरीके से हम अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे तो हम बेस्ट तरीके से अपना टाइम सेव करके एक इफेक्टिव और एफिशिएंट किस्म की आउटपुट दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम इसके देखते हैं कि भैया जी ये तो एडवांटेज टाइप भी आ सकता है कि ये एडवांटेज है इसके। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो हम इसको ये पैराग्राफ है, इसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि ऑपरेशन रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए जो है एक स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। पहला पॉइंट ये है। ठीक हो गया। मतलब इस पे काम करने के लिए एक स्किल्ड बंदा हो। एनालिटिकल अप्रोच होती है इसमें। एक मैथमेटिक्स का बंदा चाहिए, एक अकाउंट्स का बंदा चाहिए, एक ऐसा बंदा जो रेशियो एनालिसिस कर सके, इस तरह की जो चीजें कर सके वो वाला बंदा। तो रेशियो एनालिसिस ऑफ कोर्स अकाउंटेंट ही करते होते हैं या एमबीए वाले या इस तरह के लोग। तो फिर सस्ते नहीं पड़ते। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो एक ईंट उठाओ नीचे से 4 अकाउंटेंट निकल आते हैं। तो लिहाजा हम बात कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड कंट्रीज की जहाँ पे इनकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। तो लिहाजा सबसे पहली बात स्किल्ड लेबर चाहिए जिसकी वजह से कॉस्टली हो जाता है। दूसरे भी कॉस्टली और ये क्या कहते हैं कॉस्टली होता है। स्किल्ड लेबर चाहिए होती है और सिर्फ ये जो लार्ज कंपनी होती हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी कंपनी के बस की बात नहीं होती ये चीजें। ठीक हो गया। तो छोटी कंपनी इनमें पड़ती ही नहीं है, उनका काम वैसे ही जुगाड़ बेस पे चल रहा होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने पहला जो पॉइंट किया था, हमने देखा था कि वहां पे लिखा था कि 5 स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के प्रोसेस के 5 स्टेप्स। तो मैंने वही कहा कि ये जो क्वेश्चन है हमेशा ऑरेंज कलर में जो क्वेश्चन होगा वो जो लाइन होगी या क्वेश्चन होगा या पैराग्राफ होगा, तो ये चीज नोट कर ली जाए कि ये हम स्टडी टेक्स्ट से आउट का होगा, मतलब कहीं पास पेपर से उठाया गया होगा या कहीं ना कहीं से एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होगा। तो ये याद नहीं करना होगा, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए होगा। रेड वाला जो होगा वो एज इट इज आपने काट देना है, उसे याद नहीं करना, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। ठीक हो गया, वो स्टडी टेक्स्ट का पार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट। फ्योल ने कौन सी ड्यूटीज बताई थी, एग्जैक्टली वही हम शुरू में पढ़ी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग वगैरह वगैरह। लेकिन वहां पे किस नाम से इसको बताया गया था कि ये किस नाम से आएंगे, वहां पे बताया था ये स्टेप्स है मैनेजमेंट के। तो एक चीज ये है कि ये पास पेपर का क्वेश्चन है, वहां पे स्टेप्स कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ड्यूटीज। तो जहन में रखना है कि हमें किन किन अल्फाज से ये वाली चीजें आ सकती हैं। तो हमें एक वर्ड उसका मिल गया कि वो स्टेप्स है मैनेजमेंट के, दूसरा मिल गया कि वो मैनेजमेंट की ड्यूटीज हैं। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ हमने वो हेडिंग प्रोड्यूस कर देनी थी। खत्म हो गया हमारा वो टॉपिक। आगे चलते हैं मैनेजमेंट स्किल्स। अब हम बात करते हैं कि भैया जो एक मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट से मुराद हम कोई एक मैनेजर ले लेते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। हमने पहले एक बात की थी कि जो कंपनी के मालिक होते हैं वो कंपनी में पैसा डाल के ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। उनका कोई लेना देना नहीं होता कंपनी में क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रही है। उनको सिर्फ एक चीज से क्या कहते हैं कंसर्न होता है कि उनके शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती जाए, उनको डिविडेंड ज्यादा मिले, उनका प्रॉफिट ज्यादा बने, उनकी गुडविल अच्छी हो जाए और मार्केट में उनकी कंपनी का नाम हो, तो मार्केट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो कैप्चर कर सके। तो लिहाजा उनको सिर्फ इस चीज से कंसर्न होता है। जो कंपनी के काम होते हैं या बिजनेस के जो काम होते हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट चला रही होती है। मैनेजमेंट को हायर किया जाता है कि भाई हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट जो है, हमारे डिजायर्ड रिजल्ट जो हैं या हमारी जो ख्वाहिश है वो आपने पूरी करके देनी है, उसके बदले हम आपको पे करेंगे। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मैनेजमेंट का काम ये होता है कि सारे सिस्टम को खड़ा करना,
सारे सिस्टम को कंट्रोल करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसके बाद उनको कोऑर्डिनेट, कम्युनिकेट और कमांड करना, ताकि जो डिजायर्ड रिजल्ट शेयर होल्डर ने हमसे मांगे हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी स्किल जरूरत होती हैं कि भैया एक मैनेजर के लिए कौन सी स्किल जरूरत है कि वो एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर सके, प्लान भी कर सके, कमांड भी कर सके, ऑर्गेनाइज भी कर सके और लोगों को मोटिवेट भी कर सके, उनको इन्फ्लुएंस भी कर सके और उनसे काम भी निकलवा सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट की स्किल जो है वो ये है। पहली कौन सी है? लीडरशिप। लीडरशिप से क्या मुराद है कि भाई जो लोग हैं उसके नीचे, जो एम्प्लॉइज हैं, उसके सबऑर्डिनेट हैं, उसके वर्कर हैं जिनसे उसने काम लेना है, उनको अच्छे तरीके से एक तो गाइड कर सके, दूसरा उनको इन्फ्लुएंस कर सके और उनसे उनको इमोशनली क्या कहते हैं मोटिवेट कर सके, या उसको किसी भी तरीके से रिवार्ड के तरीके से, किसी भी तरह से जो उसके सबऑर्डिनेट हैं उनको इन्फ्लुएंस करके उनको उनसे काम निकलवाया जा सके। दूसरा क्या है? टाइम मैनेजमेंट। ये भी मैनेजमेंट का काम होता है कि भाई जो वर्कर हैं उनको इस तरीके से काम पे लगाया जाए कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो क्या कहते हैं आउटपुट वो हम ऑब्टेन कर सकें। टाइम मैनेजमेंट में मतलब जिस तरह हमने अभी ऊपर पढ़ा कि क्रिटिकल पाथ जिस तरह हम एनालिसिस करते हैं, तो सेम इस तरह क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एक टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। दूसरा काम होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या चीज होती है। तो जनरल आइडिया हम सबको है कि भाई एग्जॉस्शन की जो फीलिंग होती है, जो हमारी डेस्परेट होने की फीलिंग होती है, काम से तंग आ जाने की जो फीलिंग होती है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो अब जब जाहिर बात है जब इस तरह की कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन में टेक प्लेस होती है तो वो जो वर्कर होते हैं उसकी एफिशिएंसी को, उनकी इफेक्टिवनेस को खत्म कर देती है। उनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उनके आपस में सियासत शुरू हो जाती है, उनके अपने अपने मामलात। तो लिहाजा मैनेजमेंट का ये भी काम होता है कि उनके अंदर से उनके प्रॉब्लम को देखे, सुने उनसे और उनके स्ट्रेस का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के भैया नए नए आइडियाज आने चाहिए मैनेजर के माइंड में, मार्केट को देख के उसको पता होना चाहिए कि भाई कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, इस तरीके से हम करेंगे। तो एक किस्म का वो क्या कहते हैं क्रिएटिव माइंड का बंदा होना चाहिए कि वो मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज प्रोड्यूस कर सके। कम्युनिकेशन से क्या मुराद है कि भाई वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं। अब एक मैनेजर है, उसके नीचे सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर नहीं भी है तो उसके नीचे 3 डिपार्टमेंट होंगे, एक सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। तो अब हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये सब एक दूसरे से डिपेंडेंट कर रहे होते हैं। मतलब अकाउंट्स वाला जो है वो कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा? तो वो कॉस्ट डिपार्टमेंट से लेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाले से लेगा। सेम इस तरह सेल वाला जो है अकाउंट्स वाला है वो रेवेन्यू की डिटेल कहाँ से लेगा? वो सेल से लेगा। सेल वाला जो है स्टॉक की डिटेल कहाँ से लेगा? तो वो जाहिर बात है मैन्युफैक्चरिंग वाले या स्टोर वाले से जाके लेगा। तो लिहाजा इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन है, एक तो उसको मैनेजर का काम होता है कि उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करे, और दूसरा ये है कि नीचे वाले डिपार्टमेंट के ऊपर शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेशन भी मैनेजमेंट करा रही होती है, मैनेजर करा रहा होता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से मुराद क्या होता है कि भैया मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करने के उसके रिसोर्सेज होने चाहिए कि भाई उसके नीचे एम्प्लॉयज में आजकल क्या चल रहा है, उनका नाम फूसी कौन कौन सी कर रहे हैं, वो कौन सी एक दूसरे की गिबत कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, या कहाँ पे मसला है, कहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, या ये देखा जाए कि कस्टमर हमारा डिससेटिस्फाई हो रहा है या सेटिस्फाई है। तो उसका अपना एक सिस्टम होना चाहिए, उसके अपने जासूस होने चाहिए। जिस तरह हमारी फर्म्स के अंदर जासूस होते हैं हमारे सीनियर्स के या पार्टनर्स के, तो उसके अपने जासूस होने चाहिए कि वो उसको बताएं कि आके भाई ये कुछ चल रहा है। फिर इस तरह निगोशिएशन होनी चाहिए कि भाई अगर 2 या 3 लोगों के दरमियान या 2-3 डिपार्टमेंट के दरमियान कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है तो बीच में इसको निगोशिएशन का भी काम करना चाहिए, उनके दरमियान निगोशिएट कराए, उनके मामलात को हल कराया। फिर आता है कोचिंग एंड मेंटोरिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके साथ साथ कोचिंग करे, उनको डेवलप करे, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखे, उनको काम के ऊपर मजीद क्या कहते हैं प्रोफेशनल करे। तो लिहाजा अगर हम देखें तो ये कितने स्किल हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्किल्स। पहले तो ये याद रख लें कि 8 स्किल्स होती हैं मैनेजमेंट की, स्किल्स। अब ये जो स्किल्स हैं इसको देखना है कि हमने इस पूरे पैराग्राफ में एक चीज देखनी है, क्वेश्चन के अंदर अगर वर्ड स्किल आ गया तो हमने क्या प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे हमने कीवर्ड क्या ढूंढा? स्किल्स का। मैनेजमेंट की स्किल्स क्या होती है? मैनेजमेंट के रोल डिफरेंट चीज, मैनेजमेंट के फंक्शन डिफरेंट चीज, मैनेजमेंट के स्टेप्स डिफरेंट चीज, हम देखते आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? स्किल्स। अगर क्वेश्चन में आएगा स्किल क्या होनी चाहिए तो हमने ये प्रोड्यूस करने हैं 8 पॉइंट। आगे चल के इनकी एक्सप्लेनेशन उसने दी है, लेकिन यह है कि मैंने काफी हद तक खुद आपको समझा दिया है, तो लिहाजा कुछ ना कुछ आप खुद प्रोड्यूस करने के काबिल हो। थोड़ा बहुत रट्टा बुक को लगा लिया जाए तो वो बेहतर हो जाता है, आपके पासिंग मार्क्स चांस जो है वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं। ये 8 पॉइंट मैनेजमेंट के स्किल्स हैं। ये पॉइंट किस लिए हैं? सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए हम पूरी बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मतलब सारा ये सब्जेक्ट है, ये सारी स्किल हम पढ़ेंगे, सब कुछ सिर्फ एक काम के लिए है, सिर्फ एक काम। और वो काम क्या है?
मैनेजमेंट को अपने शेयर होल्डर के डिजायर्ड गोल निकाल के देने हैं किसी भी तरीके से। लिहाजा डिजायर्ड आउटकम के लिए जो भी हम इस बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में आगे चल के पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं, ये सारे का सारा इसी चीज के ऊपर बेस कर रहा होगा कि शेयर होल्डर को उनका प्रॉफिट मिलता रहे, उनका डिविडेंड मिलता रहे, उनकी शेयर वैल्यू इंक्रीज करती रहे। तो भाई बिजनेस में सिर्फ पैसा चलता है, इमोशनल या फीलिंग की कोई जगह नहीं होती, बंदा बंदा नहीं होता। चले अब हम इन 8 पॉइंट की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनरल आइडिया मैंने दे दिया, इसमें से पढ़ते जाते हैं। वो कहते हैं लीडरशिप डेफिनेशन है इज अ प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल टू ऑब्टेन अ कॉमन गोल। जस्ट इतनी सी डेफिनेशन इसने तैयार करनी है। आगे वाली ये लाइन जस्ट ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अब हम देखते हैं कि भैया इसके अंदर क्या कुछ इन्वॉल्व होता है लीडरशिप में। वो कहता है गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग अदर्स टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब लीडरशिप के और मैनेजमेंट के जो रोल होते हैं ना, तकरीबन सेम है, मतलब तकरीबन सेम है। एक मैनेजर को एक लीडर होना चाहिए, तो लिहाजा तकरीबन ये सेम होंगे। इसमें आपने परेशानी होना, आपको कहीं से कुछ भी पॉइंट मिलते हैं आप प्रोड्यूस कर देंगे, आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला क्या हुआ, गाइडिंग और डायरेक्टिंग हो गया। हमने ऊपर देखा था कि क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, जो मैनेजमेंट के स्टेप्स देखे थे उनमें से एक पॉइंट ये है मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द नॉलेज, स्किल एंड टैलेंट ऑफ द अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करे, उनसे पूरे का पूरा काम निकलवाए, उनको निचोड़ ले लीमू की तरह। फिर आगे आता है डेवलपिंग द नॉलेज, स्किल एंड टैलेंट ऑफ द अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह हमने आखिरी पढ़ा कोचिंग और मेंटरिंग वगैरह। तो ये भी लीडर का काम होता है कि उनकी स्किल्स वगैरह जो है उसको अपग्रेड करता रहे या अपडेट करता रहे। दूसरा हमने पढ़ा था टाइम मैनेजमेंट क्या है कि भैया, अच्छा अब एक चीज ध्यान में रखनी है, लीडरशिप वाला ये पॉइंट जो है कोई इतना खास अहम नहीं है। मतलब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं बन सकता, इसमें कुछ भी नहीं बन सकता, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई बन सकता। लेकिन ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला पॉइंट है, ये पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसके अंदर 2-3 टॉपिक आ जाते हैं, वो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले बात क्या है, टाइम मैनेज के भैया, मैनेजमेंट जो है उसका काम होता है कि वो टाइम को इस तरीके से मैनेज करे कि डेडलाइंस के अंदर अंदर अपने गोल अचीव कर ले। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक लिख देना, या आप अपनी वर्डिंग में लिख देंगे तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अब जो नीचे वाली चीजें हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया बैरियर बताएं, या इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताएं, या तीनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का। तो पहले देखते हैं कि बैरियर्स, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। बैरियर्स का क्या मतलब होता है, रुकावट, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी, रुकावट आ रही है किसी जगह पे। तो पहला बैरियर क्या होता है, प्रोक्रास्टिनेशन। क्या मतलब, किसी भी चीज के बारे में ऐसे बैठ के ना सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, लम्बियां सोचा जिसको कहते हैं हम, कि भाई सोची पै गया तो बंदा गया। तो वही चीज है कि भाई एक चीज को लेके बैठे हैं और आप सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सिर्फ पेपर वर्क करते रहेंगे, कोई उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, तो ये आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। तो सोचो और उसको इम्प्लीमेंट करो फौरन के फौरन। दूसरा क्या है, इनफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है, काम डेलीगेट करना। मतलब मैनेजमेंट का ही काम होता है कि नीचे मौजूद लोगों को एनालाइज करेंगे कौन सा बंदा किस काम के लिए बेस्ट है, कौन सा बंदा मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है, कौन सा बंदा लीडरशिप के लिए बेस्ट है, कौन सा बंदा सुपरवाइजिंग के लिए बेस्ट है, कौन सा बंदा मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट है। तो ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो मैनेजमेंट अगर गलत तरीके से डिसाइड कर देगी, मैन्युफैक्चरिंग वाले बंदे को अकाउंट्स में उठा के बिठा देगी, तो क्या वो खाक काम करेगा भाई, तो जाहिर बात है टाइम वेस्ट होगा। मिस मैनेजिंग पेपर वर्क एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, के बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो जाना मिस मैनेजिंग है। आपकी फाइल्स जो है उनको टैग नहीं लगे हुए, फाइलों का गत्था बना हुआ है, उनको प्रॉपर टैगिंग नहीं की गई, प्रॉपर वर्किंग पेपर नहीं बने हुए, तो आपको कोई भी एक चीज ढूंढनी होगी तो सारी फाइलें आपको पहले निकालनी होगी और उसके बाद फिर आपको अपना काम करना होगा। अटेंडिंग और ऑर्गेनाइजिंग अननेसेसरी मीटिंग, एवं ही लोगों को बुला लेना अपनी खुशामद करने के लिए, आ जाओ भाई बटरिंग करो मेरी, मुझे खुशामद करो, तो वो सब अच्छा है, सब अच्छा है कि नारे सुनना, तो एवं फजूल सी मीटिंग खड़काना जो होती है वो भी एक किस्म का बैरियर ही होता है। फेलिंग टू सेट प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज ना सेट कर पाना कि भाई पहले मैंने काम करना कौन सा है, नहीं कोई काम आ रहा है, काम इंपॉर्टेंट है, नहीं भाई उससे पहले मैंने खाना खाना है, या मैंने सूटा लगाना है, या इस तरह कोई चीज है। तो प्रायोरिटी सेट करना भी सबसे बड़ा बैरियर होता है। तो हमने क्या देखा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में कॉमन अंडरस्टैंडिंग की चीजें, कॉमन वाली चीजें, इनमें रट्टे मारने वाली कोई चीज नहीं है। आपको ये चीजें देखें, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ मैं 2 या 3 बार चीज रिपीट कर देता हूँ, तो वैसे भी आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए। जब मैं पढ़ा लेता हूँ उसके बाद आप एक बार बैठ के स्टडी टेक्स्ट से इसको पढ़ लेंगे, या एक बार लेक्चर फिर से सुन लेंगे, तो आपको काफी हद तक इसमें क्या कहते हैं आसानी हो जाएगी। ठीक है, बैरियर में हमने क्या देखा, पहला है प्रोक्रास्टिनेशन। क्या मतलब, थिंकिंग टू लॉन्ग। अब जरूरी नहीं कि यार आप वहां पे प्रोक्रास्टिनेशन का वर्ड यूज करें, आपको भूल गया कोई मसला नहीं, आप थिंकिंग अबाउट थिंग्स टू लॉन्ग विदाउट मेकिंग अ डिसीजन प्रोड्यूस कर दें, जरूरी नहीं है। बेहतर और बेस्ट अप्रोच यही है कि आप ये वर्ड यूज करें, नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं, छोड़ना नहीं है कुछ भी। आपको ये कॉमन सेंस है बिजनेस मैनेजमेंट में, मैं आपको 80% जगह पे बताऊंगा कि ये सारी चीजें कॉमन सेंस वाली हैं, कि एक आदमी नॉर्मल अपने आप को एक बिजनेसमैन आप कंसीडर कर लें और ये चीजें आपको खुद ब खुद याद होती जाएंगी। आप खुद को एक बिजनेसमैन बना लें अभी,
या मैनेजर बना लें और उसके बाद देखेंगे ये चीजें कैसे हो जाती हैं। आप अपनी पढ़ाई के साथ इसको रिलेट करें कि भैया बैरियर मेरी पढ़ाई के अंदर क्या कुछ आ रहा है, हमारे पास 4 किताबें पढ़ी हैं, हम उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे। हम पिछले 1 हफ्ते से सोच रहे हैं कि भाई शुरू किसको करूं, बीएम को करूं, ऑडिट को करूं या लॉ को करूं। उसके बाद 4 किताबें पढ़ी, हमें पता ही नहीं है कि हमने पढ़ना क्या। एक दिन बैठ के 4 चैप्टर पढ़ देते हैं, 2 किताबें छोड़ देते हैं, ना तो वो 4 चैप्टर याद होते हैं और ना अगली 2 किताबों का कुछ होता है, तो अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। सेम इस तरह पेपर वर्क मैनेजिंग, मुख्तलिफ किस्म के बुक्स छोड़ के मोबाइल पे लग जाना है, बुक्स छोड़ के कहीं पे रिश्तेदारों के पास चला जाना है, तो फजूल से मीटिंग। सेम इस तरह प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते कि भाई आपने सीए बनना है या आपने घर वालों का तारा बनना है या आपने फैमिली का सबसे चहेता लड़का बनना है। तो भाई अगर सीए बनना है तो आपको फैमिली वालों से भी मुंह मोड़ना पड़ेगा, आपके कजन भी सारे आपसे छूट जाएंगे, आपके फ्रेंड सर्कल भी आपका सारा खत्म हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि एट द एंड आपके ऊपर अकड़ू और उसके बाद डेट किस्म का एक टैग लग जाना कि भाई ये बंदे अकड़ू हैं। ये होता है, हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, तो लिहाजा परेशान नहीं होना इसमें। तो बैरियर्स जनरल से एक हम आ गया। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई कौन कौन सी टेक्निक्स हैं कि भाई हम इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक मैनेजर जो है इफेक्टिव टाइम मैनेज कर सकता है किन कौन सी टेक्निक को। सबसे पहले वो कहता है कि भाई आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, लेबल टास्क देन प्रायोरिटाइज। सबसे पहले तो ये कि आप अपना काम देखो कि आपने करना क्या है। आपने सीए करना है, आपने सोच लिया, ठीक है। अब आप डिसाइड करो कि आपने कौन सी चीज पहले करनी है। सबसे पहले एफसी के कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं, ठीक है जी। पहले सब्जेक्ट आपने निकलवा लिए, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, 2 लेने हैं, आपने बैठ के सेट कर लिया। फिर उसके बाद आप उसको प्रायोरिटाइज कर लो कि भाई आपने सबसे ज्यादा टाइम किसको देना है, की टास्क कौन सा है, क्यूएम की टास्क है, की टास्क नॉट अर्जेंट कौन सा है। नॉट अर्जेंट से हम बीसी ले लेते हैं कि ठीक है अर्जेंट नहीं है, थोड़ा बहुत है, उस पर लगा के हम निकाल लेंगे। नॉट रिकॉर्ड बट वुड लाइक टू हैव, क्या मतलब कि भाई पीसीएससी या रिटन स्किल टेस्ट जो है वो भी जरूरत नहीं है हमें तैयार करने की, हम पेपर देके बाद में कर सकते हैं तैयार। सेम इस तरह नॉट रिकॉर्ड वालों को भी हम अलहदा कर सकते हैं कि भाई हमें कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आई कैप की बुक पढ़नी और उससे लेके जाना है। तो सबसे पहले क्या है, टेक्निक इंक्लूड क्या है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, लेबल टास्क देन प्रायोरिटाइज। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या जाता है, वो कहते हैं मॉनिटर द प्लान एंड टेक रेमेडियल एक्शन व्हेन स्लिपेज इज आइडेंटिफाइड। कहते कि भाई अब आपने प्लान तो कर लिया है, अब इसके ऊपर लग चुके हैं, आपने शुरू कर दिया, लेकिन आप इसको मॉनिटर करते रहें कि आप अपने प्लान के ऊपर फिक्स हैं, आप क्यूएम को पूरे का पूरा टाइम दे रहे हैं जितना आपको देना चाहिए था, या आप पहले बीसी की जगह पे क्यूएम पढ़ रहे हैं, क्यूएम की जगह बीसी पढ़ रहे हैं। क्या आप 8 बजे की जो आपने स्लॉट रखी थी कि इसमें आपने क्यूएम पढ़नी है तो उसमें आप क्यूएम ही पढ़ रहे हैं ना। अगर आपको पता चलता है कि भाई नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता बददिल हो रहे हैं कि लिख 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 के क्या यार फजूल की चीजें, मैं बार बार 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोग लग रहा है कि आप उसको स्लिपेज हो रही है वहां से, आप उससे हट रहे हैं, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कोई ना कोई रेमेडी करनी पड़ेगी। तो वो क्या कहते हैं, सेट डेली मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। क्या आप अपने 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के और पेपर के आखिरी रात तक के प्लान सेट कर लो। उसके बाद डेलीगेट कर दो। डेलीगेट करने से क्या मुराद है कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके कोई और काम है तो वो किसी और को दे दो। मतलब एक्स्ट्रा बर्डन जो है आपके ऊपर, आपने दही लानी है घर से, बाहर जाके धनिया पुदीना लेके आना होता है, अगर आपको लगता है कि ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसके दौरान, तो ये आप अपने भाई को डेलीगेट कर दो। मतलब स्ट्रेस ना लो, चीजों को मैनेज करो। उसके बाद अगला क्या है, वो कहता है मेक अपॉइंटमेंट विद वन सेल्फ। मतलब थोड़ी देर बुक शुक साइड पे रख के ना अपने आप को जरा टाइम दो, सोचो बैठ के यार मैं कर क्या रहा हूँ और मेरे पैदा होने का मकसद क्या है। क्या मैंने सारी जिंदगी पढ़ना है और पढ़ के मैंने कहाँ पहुंचना है। फिर खुद को इवेल्युएट करो कि भाई मैंने पिछले दिन में कितने गुनाह किए हैं, आज के दिन में मैंने उनको कोई रेमेडी उसकी की है कि नहीं की, हमारे गुनाहों का हिसाब पूरा किया है कि नहीं किया, मकसद क्या है दुनिया में आने का, आखिरत की चीज है। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, चीजों को सोचो। चेकलिस्ट यूज करो, अपनी डायरी होनी चाहिए आपके पास जिसके ऊपर आप चेक लिस्ट बनाओ कि सुबह उठ के, रात को आप बैठो तो सुबह का प्लान करके सो और डेली चेक लिस्ट करो उसको कि आज कोई चीज छोड़ तो नहीं गई, यानी किसी चीज को मिस तो नहीं कर दिया। फिर वो कहते हैं कंट्रोल इंटरप्शन, कि भाई अगर कोई इंटरप्शन वगैरह आ रही हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो कि भाई कॉल बीच में आ जाती है, आप पढ़ रहे हो तो भाई फोन बंद कर दो। और ये लिटरली एक मेरा मशवरा है आपके लिए कि जब आप पढ़ें, बेशक आप 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 4 घंटे पढ़ना कहीं पे भी मैं एडवाइजेबल नहीं हूँ। बीएम का मैक्सिमम आप दिन में 1 घंटा दे दें, इंशाल्लाह ये आपके पास हो जाएगी। लेकिन वो 1 घंटा होना चाहिए पूरा, और वो पढ़ाई का घंटा होना चाहिए। उसमें आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि भाई आप कौन है, बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आपके फ्रेंड सर्कल इस वक्त क्या कर रहा होगा, आपका मोबाइल आपसे साइड पे होना चाहिए, आप सिर्फ उस वक्त पढ़ रहे हो। यार 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है। हमें पता नहीं क्यों लगता है कि हम 4 या 5 घंटे की स्टडी करें, वो बिल्कुल एक किस्म की आप कह सकते हैं कि फजूल हो जाती है। 1 घंटे बाद तो हमारा दिमाग वैसे ही काम छोड़ देता है यार पढ़ना। हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पहली लाइन से चौथी पे जाते हैं, भूल जाते हैं पहली लाइन क्या है, फिर वापस पहली लाइन पे 4 4 बार एक ही पेज को हम रिपीट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इंटरप्शन को कंट्रोल करो। 1 घंटा पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटा, लेकिन वो पढ़ो और वो मोर देन सफिशिएंट है यार आपके लिए। बीएम आप आराम से निकाल सकते हो। इस तरह अडॉप्ट सर्जरी और ओपन डोर टाइम, मतलब अपने लिए क्या कहते हैं,
कुछ टाइम फारिग निकालो, अपनी रूटीन में से फारिग टाइम निकालो। उसके बाद क्या है, हैव रेगुलर मीटिंग विद क्लाइंट्स एंड कोलीग्स टू प्रिवेंट सरप्राइज ऑकरिंग। ये भैया बिजनेस के हवाले से ये बात है कि अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट में रहो, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन में रहो, किसी किस्म का कोई सरप्राइज ना है, मॉनिटर करते रहो उनको। तो टाइम मैनेजमेंट में हमने कौन से पॉइंट्स पढ़े? पहला क्या था, बैरियर कौन सा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। पहली टेक्निक क्या थी, वो कहता है कि आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स एंड लेबर टास्क देन प्रायोरिटाइज, और उसके बाद फिर अपने प्लान को मॉनिटर करना। तो ये हमने दो इसकी क्या कहते हैं रेमेडीज पढ़ी। उसके अंदर फिर हमने देखा कि मेक, ये वाली चीजें, अपॉइंटमेंट विद वन सेल्फ, यूज चेकलिस्ट, कंट्रोल इंटरप्शन। तो ये जितने भी डॉट आ रहे हैं ये सारे जो हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के ही सारे पॉइंट्स हैं, आगे टेक्निक्स के उसके आगे पॉइंट्स हैं। तो हमने बैरियर भी देख लिए और उसके बाद हमने टेक्निक्स के बारे में ही देख लिया। तो ये चीजें जहन में रखें आपके, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला पॉइंट चलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सिंपल सा है, ये आगे जाके हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे आपने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार पढ़ लें कि भैया क्या है। वो कहते हैं अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस, कि भाई मैनेजर को पता होना चाहिए कि किस टाइम एम्प्लॉयज में स्ट्रेस आ रही है। कैमरे तो लगे ही होते हैं ना फर्म्स में, ऊपर से देख ही रहे होते हैं। अगर देख लें भाई कोई स्टूडेंट अपने बाल खींच रहा है, या वो बेचारा अपने लैपटॉप को थप्पड़ मारी जा रहा है, या वो पैर मारी जा रहा है, टांगे मार रहा है, सर खुजा रहा है, तो उसको पता चल जाना चाहिए भाई इस बंदे को स्ट्रेस हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ इलाज निकाला जाए। और उसके बाद ट्राई टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अराइजिंग बोथ पर्सनली एंड विद योर टीम, कि भाई फिर कोशिश करे उसको कि किसी भी तरीके से उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करे, उसको बुलाए स्टूडेंट से, उससे पूछे, उससे हाल हवाल दरियाफ्त करे, और फिर उसके बाद उसको अच्छी अच्छी एडवाइस दे, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, और उसको बताए कि भैया आपका तो ये दो 2.5 साल का अरसा रह गया है, उसके बाद आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट होना है, ये 20 लाख की गड्डी आपके हाथ में है, बड़ी सारी कोठी होनी है, तो जितने भाग दिखा सकता है उसको लंबे चौड़े दिखाए, जितनी छोड़ सकता है छोड़े, और उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट करे कि भाई कल को पार्टनर फर्म में आपने ही होना है, तो काम करो तो एट द एंड करना क्या, उसको काम पे लगा देना है फिर से। ठीक है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट का सिंपल इतना सा आपने याद करना है, और ये कॉमन वाला पैरा है, इसमें कोई आप नहीं, क्योंकि हम इसके ऊपर पूरा जाके आगे पढ़ेंगे टॉपिक। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी से क्या मुराद है, हमने पहले कहा कि भाई उसको नए नए आइडियाज सोचने चाहिए। तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट क्या मतलब होता है, शो कराना इन अ नंबर ऑफ वेज, किसी कई तरीके से भी हो सकती है। पहला क्या है, किसी भी चीज की भाई टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन क्विकली एंड फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग नेगोशिएशन, कि अगर उसका एक काम है नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन जब कर रहा है तो उस दौरान में वो कोई सोल्यूशन निकाले जल्दी से भाग के। टू आइडेंटिफाई न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट के लिए नए आइडियाज निकाले, मतलब कि अगर कोई आपका एक लाइफ बॉय साबुन या डिटोल साबुन या सेफ गार्ड जो 99% जरासीम या कीड़े मार रहा है, और वो जो एक जरासीम बच रहा है, इसको आइडिया आ जाएगा कहीं से वो एक जरासीम मारने का तरीका निकाल ले, तो वो एक किस्म की इनोवेटिव आइडिया है। सेम इस तरह के अगर वो क्या कहते हैं उसकी प्रोडक्ट का लेबल चेंज कर देता है, उसको अच्छा सा खूबसूरत सा बना देता है, तो सेम इस तरह आइडेंटिफाई न्यू मार्केट्स सोर्सेज फॉर इनोवेशन। कंपनी में बैठा है और उसको पता चला है कि भाई मैं कॉलेज पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, तो फिजिकल की जगह ऑनलाइन भी मैं जा सकता हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ स्टूडेंट्स को, तो नया आइडिया उसको आ जाना चाहिए। मैनेजर्स का अपना एक्सपीरियंस जो होता है ये भी मैटर कर रहा होता है। उसके बाद टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी टीम को साथ मिला के उनसे मशवरे करके भी आ सकती है। बिल्डिंग माइंड मैप्स, विजुअल नोट्स, मतलब ऐसे ही ख्याली, वो क्या कहते हैं, कौन था अलादीन, और किसके बारे में मशहूर है यार, वो जो बनाता होता था, ख्याली महल बनाता होता था, मेरे ख्याल शेख चिल्ली के बारे में मशहूर है। तो ख्याली महल बैठ के बनाए और नए नए विजुअल निकाले। और उसके बाद डेलीगेट डिजाइन इनोवेशन टू अ स्पेशलिस्ट, और फिर अपने जो डिजाइन है और उसने अपनी जो बोंगे मारी हुई हैं वो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाए ताकि उसके ऊपर मजीद परफेक्शन ली जा सके। तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी से क्या मुराद है कि भाई उसका माइंड क्रिएटिव हो, और किस किस तरीके से क्रिएटिव हो सकता है, नए नए आइडियाज आने चाहिए, नए नए सोल्यूशन आने चाहिए। उसके बाद नई मार्केट ढूंढनी चाहिए उसको। फिर यह है कि टीम को इकट्ठा करके भी वो नए आइडियाज निकाल सकता है, उसका अपना एक्सपीरियंस भी उसको नए आइडियाज दिला सकता है, उसके अपने ख्याल, उसका जो तखय्युल है, उसकी अपनी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, माइंड मैपिंग है, वो भी उसको नए आइडियाज दे सकती है। तो इसका मतलब होता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, कम्युनिकेशन हमने कहा कि भाई कहाँ कहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा होता है, हमने एक आइडिया लिया था जनरल। तो देख लेते हैं द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। मैनेजमेंट को सपोर्ट करना, प्लान्स को कोऑर्डिनेट करना, नीचे लोगों के साथ गोल्स कम्युनिकेट करना, और उसके बाद नए आइडियाज जनरेट करना। जिस तरह हमने कहा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम की सूरत में तो कम्युनिकेशन की सूरत में ही हो सकती है। गैदर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेना मुख्तलिफ जगह से और उनको आगे देना।
फिर उसके बाद मैनेजिंग रिलेशनशिप, मुख्तलिफ लोगों के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का पर्पस सबसे पहले ये हो गया। और उसके बाद एक नीचे से उसने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दिया है कि मैनेजर्स को क्या होना चाहिए, तो ये कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैनेजर्स नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट इन ऑल डायरेक्शन इंक्लूडिंग हॉरिजेंटली। मैंने आपको पहले बताया कि मैनेजर्स का काम होता है कि वो नीचे लोगों के साथ भी काम कम्युनिकेट करे, ऊपर शेयर होल्डर के साथ भी कम्युनिकेट करे। इंटरनली जो है वो अपने साथ उसके जो कुलीग्स होंगे सेम लेवल के उनके साथ भी करे, एक्सटर्नली जो उसके कस्टमर है उनके साथ भी करे, तो स्टेक होल्डर्स के साथ भी कम्युनिकेशन करे। तो ये एक क्या कहते हैं उसको, हर तरफ मैनेजर्स को जो है अपने क्या कहते हैं कम्युनिकेट करने के लिए खुद को तैयार होना चाहिए। तो अगर आ जाता है कि भैया मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट है, एक मैनेजमेंट की एक क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी उसकी स्किल है कि कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे पहले आपने उसका पर्पस देना है और उसके बाद आपने 2 लाइनें लिख देनी है कि मैनेजर्स को हर तरफ कम्युनिकेट कर सकना आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप अपवर्ड लिखें या जिस तरह ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट को हर डायरेक्शन में कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, नीचे पेयर्स के साथ भी होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट के साथ भी होनी चाहिए, सीनियर्स के साथ भी होनी चाहिए, एक्सटर्नल भी होनी चाहिए, इंटरनल भी होनी चाहिए, तो हर तरह की। तो ये पूरा पैराग्राफ रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। आगे चलते हैं। अगली स्किल है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। क्या होता है, मैनेजर नीड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर रोल। मैनेजमेंट को जब इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेंगी और उसको इंफॉर्मेशन का पता ही नहीं होगा, तो उसका रोल क्या है। एक्चुअली हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, मेन उसकी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि वो किसी भी तरीके से शेयर होल्डर का जो पर्पज है उसको पूरा करता रहे। ठीक है, मेन उसका काम, मेन मैनेजमेंट का काम यही है। तो जब तक उसे नीचे वाली चीजों का पता ही नहीं होगा कि नीचे इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, तो वो किस तरीके से लोगों को मैनेज करेगा, किस तरीके से रिसोर्स एलोकेट करेगा, से कि नीचे लड़ाइयां चल रही हैं ऊपर पता ही नहीं है, तो एट द एंड प्रोडक्शन क्या होगी, जीरो। तो लिहाजा क्या कहते हैं मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने जासूस छोड़े ताकि वहां से उसको इन्फॉर्मेशन मिले और उसकी बेस पे वो डिसीजन करें और उस डिसीजन की बेस पे वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर ले। तो वो क्या कहता है कि भाई किसी भी तरीके से किन किन तरीकों से मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहले लिसनिंग है। लिसनिंग का क्या मतलब, सुनना, लोगों से सुन के बातें कर सकता है। किस किस काम के लिए जरूरी होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी है, कस्टमर से फीडबैक भी आ सकता है, इश्यूज को इन्वेस्टिगेट और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये लिसनिंग से, मतलब आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई लिसनिंग किन किन मामलात में एक मैनेजमेंट के लिए जरूरी होती है। तो ये यहाँ पर लिसनिंग का एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग के नीचे नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर है। लिसनिंग का एक एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसके और भी काफी सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें गेटिंग फीडबैक, इन्वेस्टिगेटिंग इश्यूज, फोस्टिंग पॉजिटिव वर्किंग एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। तो लिहाजा लिसनिंग के ये काम है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट लिसनिंग के जरिए भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती है। उसके बाद और कौन सा तरीका हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, खुद भी ऑब्जर्व कर सकती है जाके कि भाई प्रोसेस किस तरह चल रहे हैं या कहीं पे कोई मसला आ रहा है या प्लान से ये हट रहे हैं। उसके बाद बेनिफिट और डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोसेस भी, तो ये ऑब्जर्वेशन से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंटरव्यू कर सकता है, मतलब कैंडिडेट के, स्टाफ के, एम्प्लॉयज के इंटरव्यू करके उनसे बुला के डेली पूछ सकता है, ऐसे ही बैठे हैं गपशप करते हैं उनसे पूछ सकता है कि भाई कोई मसला तो नहीं चल रहा, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, तो उससे भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब इंटरव्यू की ही एक सब टाइप है। इंटरव्यू के इफेक्टिव इंटरव्यू के स्टेप्स कौन से होते हैं, इफेक्टिव इंटरव्यू के स्टेप्स का ये एक नीचे सब टाइप है, उसकी इंटरव्यू की एक सब टाइप है। इफेक्टिव इंटरव्यूइंग इंक्लूड्स कौन कौन से, प्लान द एजेंडा। सबसे पहले तो एजेंडा होना चाहिए, आप किसी का इंटरव्यू करने चाह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपने उससे पूछना क्या। आज के एजेंडे में इंक्लूड है कि हम उसकी परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे, प्लस हम उसके ऊपर कोई 2-4 कंप्लेंट्स आई हैं उसको देखेंगे। तो पहले एजेंडा तैयार करें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके, भाई एट द एंड आपने इससे हासिल क्या करना है इस इंटरव्यू से। क्या आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उस बंदे की कमजोरी ढूंढना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है, आया दूसरा ये है कि आप उसको पनिश करना चाह रहे हैं। तो कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप पहले से डिसाइड करें। इंटरव्यू ओपन करें और अपने जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है उनको क्लियर करें फर्स्ट इंप्रेशन से ही। कंडक्ट द इंटरव्यू, इंटरव्यू कंडक्ट करें, लिसनिंग, उससे पूछें, उसको बताएं, उससे सुने, और उसके बाद एट द एंड आप इंटरव्यू को क्लोज कर लें। तो ये एक इफेक्टिव इंटरव्यू का स्टेप्स हैं। आप इनको स्टेप्स कह सकते हैं, इनको आप मार्क नंबर दे सकते हैं कि भैया जी ये स्टेप्स हैं, ये 1 हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, 1 मिनट दीजिएगा, उसके बाद सेम ये तीसरा स्टेप हो गया, ये चौथा स्टेप हो गया। आप नंबरिंग याद करते रहिए ताकि आप एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आपको पता हो कि भाई कम से कम इसके 5 स्टेप्स थे ना,
आपको स्टेप्स तो याद हो ना, और कुछ याद हो ना हो। ठीक हो गया। इसके बाद एक और तरीका है क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर भी एक किस चीज का तरीका है, इंफॉर्मेशन गैदर करने का, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, लिसनिंग, फिर क्वेश्चन एयर। ये भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की ही एक तरीकाकार है, टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन बना के आप, जिस तरह हम एमसीक्यूज देते हैं, जिस तरह आई कैप हमसे इवैल्यूएशन कर जाता है, पीसीएससी के आप में से मोस्टली ने कर ली होगी, अभी तक नहीं भी की तो जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब इवैल्यूएशन होते हैं तो आपसे एमसीक्यूज पूछते हैं। तो लिहाजा एमसीक्यूज से वो मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन गैदर करती है मैनेजमेंट एम्प्लॉयज से। वो एमसीक्यूज दे दिए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होते हैं कि आप अपने वर्क इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड हैं, फिर उसके बाद कितने सेटिस्फाइड हैं, क्या आप मैनेजर से सेटिस्फाइड हैं, क्या आप काम आपकी जो आपके फील्ड के मुताबिक दिया जाता है। तो इस तरह की बातें मुख्तलिफ किस्म की क्वेश्चन एयर में वो पूछ सकता है। द एडवांटेज क्या होते हैं क्वेश्चन एयर के, ये रीयूजेबल होते हैं और इसके अंदर किसी किस्म की बाइस नहीं होती। मतलब इंटरव्यू में तो आप बाइस कर सकते हैं चीजों को, आप अपनी जजमेंट भी डाल सकते हैं, आप स्टीरियोटाइपिंग भी हो सकती है आपकी, कहीं पे हॉलो इफेक्ट भी आ सकता है, कम्युनिकेशन में पढ़ के आए होंगे, लेकिन क्वेश्चन एयर में तो नहीं कर सकते ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन एयर है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि भैया एक तो लो रिस्पॉन्स रेट होता है, मतलब लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ना ही दिया जाए, ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, या ये है कि भैया बैठ के ऐसे ही टिक करके दे देते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते। और तीसरा ये है कि मैनेजर मस्ट अवॉइड यूजिंग लीडिंग क्वेश्चन। ये सिंपल एक लाइन है, इसका कुछ भी नहीं है लेना देना, आप इसको काट के साइड पे रख सकते हैं। एडवांटेज क्या देखा, ये यूजेबल है और इसमें क्या कहते हैं 22 या वो नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव होता है ये और सब्जेक्टिव नहीं होता। और उसके बाद ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी आ सकता है, इसको आप 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि इसका रिस्पॉन्स रेट लो होता है या रिस्ट्रिक्टिव रिस्पॉन्स होता है इसके ऊपर। अगली स्किल देखते हैं, निगोशिएशन। क्या कहा था आपने, निगोशिएशन होता क्या है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। लोगों के दरमियान जब कोई कंफ्लिक्ट आ जाए तो मैनेजर को चाहिए कि वो अच्छा निगोशिएटर साबित होकर उनके दरमियान में निगोशिएशन कराए। हम पढ़ लेते हैं क्या है। निगोशिएशन इज अ स्किल दैट मैनेजर्स नीड टू फ्रीक्वेंटली अडॉप्ट, फॉर एग्जांपल व्हेन एग्रीइंग प्राइसेस विद सप्लायर्स और गेनिंग बाई इनफॉर्म सबऑर्डिनेट टू एक्सेप्ट डेलीगेट वर्क वगैरह। तो निगोशिएशन उनके दरमियान उसको करनी चाहिए। जनरल सा आप इसका कंसेप्ट इतना ही रखें। कोचिंग और मेंटोरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अहम है। इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम इसके नीचे देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि पास पेपर में भी इसका क्वेश्चन आया हो तो वो हम इंशाल्लाह कल इसको करेंगे। कोचिंग और मेंटोरिंग से क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिविटीज सच एज अप्रेजल, फीडबैक, ट्रेनिंग, आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू चेंज, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने एक ये चीज नोट करनी है, कोचिंग शॉर्ट टर्म होती है, मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। दैट्स इट। बाकी सारे का सारा पैरा आप डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, नीचे उसने बता दिया कोचिंग और मेंटोरिंग को उसने अलग-अलग कर दिया। कोचिंग क्या है, वो कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस एम्ड एट इंप्रूविंग अ स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज। क्या मतलब कि किसी एक स्किल को सिर्फ इंप्रूव करने के लिए आप कोचिंग कराते हैं। से जिस तरह हम कहते हैं कि आई कैप हमारी कोचिंग कराता है किस, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, तो हमारी एक स्पेसिफिक कोचिंग होती है। मेंटोरिंग से क्या मुराद होता है कि कॉलेज जब हमें सीए स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें बुला के एक मेंटोरिंग सेशन होता है, वर्कशॉप होती है, उसमें सारा हमें बताया जाता है कि सीए होता क्या है, आपने कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सी स्टडी है, अप्रोच है, कॉलेज कहाँ से है, किस तरह पढ़ना है। तो वो एक लॉन्ग टर्म होता है, कोचिंग हमें शॉर्ट टर्म होती है। कोचिंग एक सब्जेक्ट की है, शॉर्ट टर्म है, मेंटोरिंग एक लॉन्ग टर्म होती है। तो लिहाजा कोचिंग शॉर्ट टर्म किसी स्पेसिफिक एम को लेने के लिए। इसका पर्पस क्या होता है, प्रोसेस इंक्लूड, इसका प्रोसेस क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग लर्निंग टारगेट। सबसे पहले आप टारगेट रखो कि भाई आपने सिखाना क्या है उसको, आपने उसको क्या कहते हैं बेहतर तरीके से काम करना सिखाना है या उसको किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करना है। और उसके बाद प्लान एंड एग्जीक्यूट अ सिस्टमेटिक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फिर आप प्लान करेंगे आपने कैसे पढ़ाना है। जिस तरह कि मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने प्लान किया है कि भैया मैं किस तरह आपको पढ़ाऊंगा। मैं बुक को उठाऊंगा, बुक के नोट्स बना के आपको दूंगा, जिस दिन हम पढ़ेंगे उससे अगले दिन हम उसका एक क्वेश्चन किया करेंगे। हर चैप्टर के मिड पे या एंड पे जाके हम टेस्ट रखा करेंगे, पास पेपर हम साथ साथ एक एक करते जाएंगे, एग्जाम की जो टेक्निक्स हैं वो भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो जो जो चीज बीच में आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मैंने ये प्लान किया हुआ है और ये प्लान के तहत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्लान के ऊपर वो चले। उसके बाद क्या, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रॉडनिंग ट्रेनीज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो बीच में अगर मुझे कहीं पे लगता है कि आप स्टूडेंट जो है, देखो हमारे जो होते हैं ना, हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें। ठीक है, शुरू में हम इन्वॉल्व नहीं करते, उसकी वजह ये होती है कि तो हमारे पास टाइम नहीं होता। शुरू में ये होता है कि हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने होते हैं तो हमें स्पीड में जाना होता है। लेकिन अगर हमें ये लग रहा होता है कि स्टूडेंट इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, स्टूडेंट ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली टच दें।
उनकी जनरल लाइफ से उनको टच दिया जाए, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जो उनका माइंड है उनको उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको रिलेट करा के उसको दे दिया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, हम स्टूडेंट्स को एंगेज कर लेते हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में ले आते हैं, और फिर ये होता है कि उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रह जाता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स फॉर ट्रेनीज स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, तो जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स होते हैं या ट्रेनीज होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को देखो और पता करो कि उनके अंदर कहाँ कहाँ पे मसले हैं, फिर उनके साथ फीडबैक लो और उनके मुख्तलिफ किस्म के उनके साथ आइडियाज एक्सचेंज करो और देखो कि अगर उसको मजीद कहीं पे डेवलपमेंट चाहिए। तो कोचिंग का हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म होती है और किसी स्पेसिफिक स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होती है। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले टारगेट रखो, उसके बाद प्लान बनाओ, तीसरे नंबर पे आप उस कोर्स को एग्जीक्यूट करो, चौथे नंबर पे आप कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढो जिससे आप ज्यादा ब्रॉड कर सको अपनी जो स्ट्रेटजी है। उसके बाद आप जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको अकाउंट करो कि देखो कि भाई उनकी स्ट्रेंथ कौन सी है, उनकी लिमिटेशन कौन सी है, और फिर उसके बाद उनसे फीडबैक वगैरह लेके देखो कि मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है, या इस सेशन को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। अगला है मेंटोरिंग। कोचिंग से मेंटोरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक लेंथी भी है थोड़ा सा और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें भी हैं। सबसे क्या है, इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इसके अंदर रिलेशनशिप क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा विद अ ट्रस्टेड एडवाइजर। इसके लिए स्पेशल एक एडवाइजर रखना पड़ना है जिसको एक्सपीरियंस हो, इज नॉर्मली नॉट द पार्ट ऑफ समवन्स रिपोर्टिंग लाइन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ना हो, इंडिपेंडेंट बंदा हो। इंडिपेंडेंट जिस तरह के हमारा एक जाहिद कवि हैं या इस टाइप के सर हैं या एक कासिम अली शाह हैं, तो इनको लोग बुलाते हैं कि आओ कि भाई हमारे लोगों की आप मोटिवेशन करो या मेंटोरिंग करो, तो वो इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए ताकि जो उससे लोग सीख रहे हैं। देखो जो मेंटोर होता है ना एक्चुअली वो आइडियल हो जाता है, जिनके नीचे वो काम कर रहे होते हैं, जो उसके स्टूडेंट होते हैं उनको वो आइडियल बन जाता है। तो आइडियल बनने के लिए सबसे पहली जरूरत तो चीज है कि जो उसके सबऑर्डिनेट हैं, जो उसके जूनियर हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि ये बंदा इंडिपेंडेंट है, ये हमारे फायदे के लिए काम कर रहा है, ये हमारे लिए सोचता है, इसको हमारी फिक्र है। लिहाजा अगर आपको पता है कि एम्प्लॉई है और वो तनख्वाह ले रहा है, तो जाहिर बात है आप यही सोचेंगे कि भाई ये तो अपने फायदे की चीजें निकलवा रहा होगा, तो वो कहाँ से मेंटोरिंग कर सकता है, ठीक है। तो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है। दिस प्रोवाइड द मेंटी विद अ काइंड ऑफ कैरियर स्पॉन्सरशिप एक्सपोजर टू अ नेटवर्क कंट्रैक्ट डायरेक्शन पर टेक्निकल एडवाइस वगैरह, ये सारा कुछ देता है, कुछ भी नहीं है, इस पैरे को आप निकाल दें। सिंपल क्या है, द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटोरिंग इंक्लूड डेवलपिंग अ पर्सन। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि पूरे पर्सन को डेवलप करना है, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड को या स्पेसिफिकली उसकी किसी स्किल को। उसके बाद क्या है, मेंटर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन अ वे मैनी वे सच एज ओल्ड वाइज मैन, टीचर वगैरह, काउंसलर, रोल मॉडल। तो ये एग्जांपल है, ये वाली लाइन भी आप डिलीट कर दें। अदर psychological benefits to both parties include acceptance, belonging, friendship and existence of a role model। तो ये आप कह सकते हैं किस्म के एडवांटेज भी हैं या बेनिफिट्स हैं, किस चीज के, साइकोलॉजिकल बेनिफिट किस चीज के, मेंटोरिंग के। तो उसके बाद चलते हैं, द टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय अ मैनेजर इन मेकिंग द मेंटोरिंग रोल इफेक्टिव इंक्लूड। अब इफेक्टिव जो मेंटोरिंग होती है उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, उसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहले क्या कहते हैं, एक्टिवली मैनेजिंग द रिलेशनशिप। जो नीचे सबऑर्डिनेट हैं जिनकी वो मॉनिटरिंग कर रहा है, मेंटोरिंग कर रहा है, उनके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, वो उसके साथ हमेशा कम्युनिकेशन रहनी चाहिए, उनको अच्छा करना चाहिए और उनके दरमियान आपस में एक अच्छा ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। इनकरेजिंग एंड नर्चरिंग द मेंटी, जो मेंटी है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनको इनकरेज करे, वो उसको मजीद मोटिवेट करे आगे जाने के लिए। उसके बाद इंटरेक्टिंग विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, वो अपने सबऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट करे, वो बड़े की रिस्पेक्ट करे। तो रिस्पेक्ट का एक रिश्ता जो होता है इससे सबसे ज्यादा फायदे निकालते हैं। और उसके बाद रिस्पॉन्डिंग टू मेंटीज नीड्स, के मेंटी जो उसके फॉलोअर हैं उनकी नीड को रिस्पॉन्ड करे। जिस तरह की एक टीचर होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके स्टूडेंट को जरूरत है कि वो दिन के किसी भी टाइम क्वेश्चन करे तो उसको उसका आंसर मिलना चाहिए। लिहाजा एक जो मेंटी होता है, एक टीचर होता है, उसको स्टूडेंट की नीड को पूरा करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड करे, उसको कंप्लीट सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक पूरी लॉजिकल फ्रेमवर्क उसको प्रोवाइड करे, उसको एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी आनी चाहिए, उसको मटेरियल दे, उसके माइंड में चीजें घुसा दे। तो ये एक स्टूडेंट की नीड है, तो ये टीचर का काम है कि उसको उसकी नीड पूरी करता रहे। ठीक हो गया। तो हमने पहले देखा कि भाई मेंटरिंग होती क्या है। लॉन्ग टर्म किसी भी शख्स को डेवलप करने के लिए कोई भी एक ट्रस्टेड एडवाइजर जो है उस आदमी को ग्रूम करने के लिए जो सेशन रखता है या उसको ग्रूम करता है, उस प्रोसेस को मेंटरिंग कहते हैं। ठीक है। इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट कौन से होते हैं, बिलोंगिंग होती है, एक्सेप्टेंस होती है, फ्रेंडशिप और एक रोल मॉडल क्रिएट हो जाता है उस बंदे के लिए। टेक्निक्स क्या होती हैं, सबसे पहले क्या है कि भैया
कौन कौन से स्टेप होंगे कि वो परफॉर्म करे, या कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि जो एक मेंटोरिंग है वो एक इफेक्टिव वे में हो। सबसे पहले क्या है, रिलेशनशिप एक्टिवली मैनेज करे, उसके बाद अपने जो फॉलोअर है उनको मोटिवेट करता रहे, फिर उनकी रिस्पेक्ट करे, और फिर यह है कि उनकी नीड्स को जो है समझे और उनको पूरा करे। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको साथ ही देख लेते हैं ताकि वो हमारी सारी चीजें रिफ्रेश हो जाएं। क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मेंटोरिंग। सबसे पहले तो आपने मेंटोरिंग का कंसेप्ट डिस्कस करना है। क्या हुआ, मेंटोरिंग रिलेशन बिटवीन टू पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द मेंटी। ये वाली लाइन क्या, आप देखो यार क्वेश्चन के ना पार्ट किए करो, सॉरी डिस्टर्ब हो गया। तो अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन जो है ना उसको तोड़ लिया करो कि उसके अंदर कितने क्वेश्चन एक्चुअली वो पूछ रहा है। अब हम इसी को ही एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट को। देखो वो कहते हैं मेंटोरिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, ब्रीफली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मेंटोरिंग। एक पॉइंट ये है, ठीक है, एक क्वेश्चन है ये पूरा, आप ये नहीं कह रहे कि ये पूरा क्वेश्चन 2 लाइनों का, नहीं, ये एक लाइन ही पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब से क्या मुराद है कि आपने थोड़ी सी एग्जांपल, एक आधी एग्जांपल देनी है और उसको समझा देना है, ठीक है। उसके बाद ए मैनेजर आल्सो प्लेज द रोल ऑफ अ मेंटोर फॉर हिज स्टॉक, ठीक है। डिस्कस व्हाट स्टेप्स मे बी टेकन बाय मैनेजर फॉर इफेक्टिव मेंटोरिंग। अब अच्छा, इसके अंदर हमने क्या देखा, इफेक्टिव का वर्ड जो है और मेंटोरिंग का वर्ड जो है, ये हमारे लिए की वर्ड है। क्वेश्चन में हमने क्या देखना है कि भैया क्या पूछा है, इसके अंदर अब हमने की पॉइंट ढूंढना है। क्या था, इफेक्टिव मेंटोरिंग का की पॉइंट हमें मिल गया। की पॉइंट मिल गया, हमें समझ आ गई कि अब हमने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है। तो भैया आंखें बंद करो और सिंपल सा शुरू हो जाओ, जो भी आपको मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि देखो ये चीज उसने जस्ट एक हेडिंग दी है, इनकरेजिंग मेंटी वगैरह, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको एक लाइन खुद लिखनी आनी चाहिए। मतलब इसी चीज को, जिस तरह हम क्या कहते हैं शेर की तशरीह करते थे या सलीस बनाते थे, तो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट की सलीस बना ली जाए। तो जितना मैंने बोला है ये एक्चुअली वो वर्ड है जो आप लिख सकते हैं। क्या है, एक्टिवली मैनेजिंग द रिलेशनशिप। क्या मतलब, इसके आगे जो उसने मिसाल दी आप इसी को एज इट इज नीचे पुट कर सकते हो। देखो वही चीज है, लेकिन उसने एक पॉइंट अपने साथ से लगा दिया है। तो ये एक प्रेजेंटेशन होती है, आप नहीं भी लिखेंगे, आप सिर्फ ये पॉइंट प्रोड्यूस करके एक एक लाइन नीचे दे देंगे तो वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कल हम कोशिश करेंगे इसके अंदर से कोई पास पेपर यहाँ तक आया हुआ है तो वो हमें मिल जाए, तो उसको हम साथ साथ कर लें। कल हम फिर से एक स्पेसिफिक लीडरशिप की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह और इसको देखेंगे। तो अभी के लिए किसी का कोई क्वेश्चन कहीं पे भी, मुदस्सिर आमना कहीं पे आपका कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, और कम से कम माइक अनम्यूट करके मुझे बता दें कि कहीं पे कुछ इस तरह का इशू है तो। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गई हो? सर ये टेस्ट वगैरह कब होंगे? हाँ, टेस्ट का शेड्यूल आप तक नहीं पहुंचा? नहीं नो सर, अभी सर। तो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं टेस्ट का शेड्यूल आपको दे देता हूँ, लेकिन एक्चुअली मसला क्या है ना कि वो जो शेड्यूल है वो तो है ना, जो ऑनलाइन टेस्ट सेशन चाह रहे हैं उसमें 15 टेस्ट है, हमने बहुत ज्यादा टेस्ट करने हैं। क्लास में हमारे टेस्ट होंगे, हर आधे चैप्टर के बाद हम 1-2 क्वेश्चन का टेस्ट रख लिया करेंगे। और इंतहा देखना यार, ये पहले जो 2 चैप्टर हैं इनका वेटेज 25 मार्क्स का है, पहले 2 चैप्टर का। और पहले 2 चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो इनको खत्म करके इनके टेस्ट लेके इसका हर टॉपिक टेस्ट में रिटर्न आपसे ले लिया जाए। तो अगर हम कोशिश करें तो इसमें से 5-6 टेस्ट तो सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर में से हम निकाल लेंगे। तो शेड्यूल वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, उसके मुताबिक भी हम टेस्ट पोस्ट कर देंगे, मिल जाएगा। लेकिन ये होगा कि क्लास के अंदर हमारे अपने टेस्ट होंगे, जिस तरह मैंने आज कल वाले टॉपिक का एक छोटा सा पास्ट पेपर क्वेश्चन आपको कराया है। हो सकता है कि 3 टॉपिक होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन ना कराऊं, मैं पास्ट पेपर का सारा आपका टेस्ट ले लूं। ठीक हो गया? ठीक है सर। ठीक है, ओके, कहीं पे कोई मसला? नहीं सर, थैंक यू। चले, अल्लाह ताला आपको खुश रखे इंशाल्लाह, कामयाबियां दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर।